एपिसोड 151 टू 155। निकिता को मजबूती से पकड़ उन आदमियों के बीच धकेल दिया और उन सब की तरफ देखते हुए बोली, कोई भी कसर नहीं रखनी चाहिए, अच्छे से मजे लेना इसका। निकिता उन सभी आदमियों की तरफ देखी तो उसे डर लगने लगा था। वह डरते हुए बोली, नहीं, मुझे इन सब के पास मत छोड़ो। प्लीज राहत, ऐसा तो मत करो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। राहत ये सुनकर बोली, तुम मेरी बड़ी बहन नहीं हो। मेरी सिर्फ एक ही दीदी है, जो कि अभी हमारे साथ है। और अब तुम इन लोगों को खुश करोगी। वैसे भी तुम तो इन सब में एक्सपर्ट हो, कईयों के साथ मजे ले चुकी हो, तो थोड़ा यहाँ भी मजे ले लो। आज तक तुम सिर्फ सिंगल लोगों के साथ एंजॉय करती थी, आज इतने सारे लोगों के साथ एंजॉय करके देखो। आई एम श्योर तुम बाद में बहुत खुश होगी। इतना कहते हुए राहत तुरंत ही मोक्ष के साथ वहां से बाहर चली गई। निकिता चिल्लाती रही लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी, और कुछ ही पल में निकिता के दर्दनाक चीखों की आवाजें उस रूम में गूंजने लगीं। कार्तिक मनिका को अपने साथ लिए कार में बैठा और तेजी से कार को आगे बढ़ा दिया। मनिका बुरी तरह से छटपटा रही थी। उस पर अब ड्रग्स का असर होने लगा था। वह ड्रग्स इतना तगड़ा था कि जल्द ही मनिका के शरीर में फैल गया था और मनिका तेज तेज सांस ले रही थी। कार्तिक, जो कि खुद कार ड्राइव कर रहा था, मनिका की ऐसी हालत देखकर बेचैन हो गया। भारी आवाज में बोला, क्या हुआ बीवी तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मनिका छटपटाते हुए बोली, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शरीर में चींटियां रेंग रही हैं। मैं क्या करूं? मुझसे नहीं रहा जा रहा। ये कहते हुए वह बेताबी से अपने कपड़ों को निकालने की कोशिश करने लगी। ये देखकर कार्तिक तुरंत बोला, बीवी, बस थोड़ा इंतजार करो, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मनिका अब उस स्थिति में नहीं थी। वह तेज तेज सांसें लेते हुए बोली, नहीं, मुझे और नहीं सहन हो रहा। जी चाह रहा है कि कपड़े फाड़ दूं। ये कहते हुए वह अपने कपड़ों को नोचने लगी। कार्तिक एक हाथ से ड्राइव करते हुए दूसरे हाथ से मनिका के हाथ को पकड़कर उसे रोकने लगा, जिससे मनिका एकदम से कार्तिक के करीब आ गई। कार्तिक ये देखकर बोला, बीवी, क्या कर रही हो तुम? होश में आओ बीवी। मनिका तेज सांस लेते हुए बोली, नहीं, मुझसे और नहीं सहा जा रहा। मैं अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। मुझे बहुत प्यास लग रही है। बहुत ज्यादा। बहुत गर्मी लग रही है। मैं क्या करूं? कार्तिक मनिका की हालत देखकर समझ चुका था कि निकिता ने उसे खतरनाक ड्रग्स दिया है, जिस कारण उसकी ऐसी हालत हो गई है। उसे अभी निकिता पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो वह अभी जाता और निकिता को जान से मार डालता, पर अभी उसे अपनी बीवी को बचाना था। मनिका कार्तिक के बिल्कुल करीब आ गई और अगले पल उसके गोद में बैठ गई। ये देखकर कार्तिक चौंक गया। वह कार ड्राइव कर रहा था। वह मनिका को रोकते हुए बोला, बेबी, मैं ड्राइव कर रहा हूं। थोड़ा और कंट्रोल कर लो। हम बस पहुंचने वाले हैं। लेकिन मनिका से अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। वह गहरी सांसें लेते हुए बोली, नहीं, अब और नहीं। मनिका ने इतना कहा और तुरंत ही कार्तिक के होठों पर अपने होंठ रख दिए। कार्तिक के ये देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। आज उसकी बीवी पहली बार खुद से आगे बढ़कर उसे किस कर रही थी। पर अफसोस, वह नशे में थी। हालांकि ऐसे में तो कार्तिक को बहुत खुश होना चाहिए था, पर वह उतना खुश नहीं था, इसलिए क्योंकि उसकी बीवी होश में नहीं थी। वह चाहता था कि उसकी बीवी होश में रहते हुए उसके इतने करीब आए। मनिका पागलों की तरह कार्तिक के होठों को चूम रही थी। कार्तिक ने एकदम से मनिका को खुद से दूर किया और कार को ऑटो मोड पर लगा दिया, जिससे कार ऑटोमेटिक ड्राइव होने लगी। फिर कार्तिक ने मनिका को उसकी कमर से पकड़ खुद से चिपका लिया और मनिका एक बार फिर कार्तिक के होठों को चूमने लगी। दोनों ही अब एक दूसरे को चूम रहे थे। मनिका की हालत खराब होती जा रही थी। वह अपने हाथों से कार्तिक के शर्ट के बटन खोलने लगी। ये देखकर कार्तिक ने उसके हाथ को पकड़ लिया और बोला, कंट्रोल बेबी। हम रास्ते में हैं। मनिका नशीली निगाहों से कार्तिक की तरफ देखकर जैसे कह रही हो, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होगा और तुम मुझे अब रोकना भी मत। मनिका ने इतना कहा और एक बार फिर से कार्तिक को चूमने लगी। करीब 5 मिनट बाद कार रुक गई। कार्तिक ने तिरछी निगाहों से विंडो से बाहर देखा तो वह अभी अपने विला पहुंच चुके थे। ये वही विला था जहां पर मोक्ष ने राहत को बुलाया था। मोक्ष और कार्तिक दोनों ही इस विला पर आते थे। कार्तिक तुरंत सीट बेल्ट खोल मनिका को अपने गोद में लिए कार का डोर ओपन कर बाहर आ गया। वह लंबे लंबे कदमों के साथ विला की तरफ बढ़ रहा था। इस बीच मनिका अपने दोनों पैरों को कार्तिक की कमर पर लपेटे हुए उसे चूम रही थी।
बाहर खड़े गार्ड्स जैसे ही यह नज़ारा देखे तो सबकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। पर अगले ही पल कार्तिक की गुस्साई निगाहों को देख वे सभी डर से अपनी नजरें नीचे झुका लिए। कार्तिक इस तरह मनिका को लिए विला के अंदर गया और सीधे अपने रूम में चला गया। रूम का दरवाजा बंद हो गया। मनिका खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। कार्तिक भी अब उसे नहीं रोक पाया। कार्तिक मनिका को अपने साथ लिए सीधे वॉशरूम में गया और शॉवर ऑन कर दिया। अब मनिका और कार्तिक दोनों के ऊपर शॉवर का ठंडा पानी गिर रहा था। मनिका अभी भी कार्तिक को कसकर पकड़े हुई थी। एक एक करके वह अपने कपड़ों को नोचने लगी। कार्तिक ने उसे नहीं रोका। थोड़ी देर में दोनों के कपड़े वॉशरूम के फर्श पर पड़े थे और दोनों की ही गहरी आवाजें वॉशरूम में गूंज रही थीं। कार्तिक भी अब मनिका का पूरा साथ दे रहा था। वह मनिका के होठों पर किस करते हुए उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा। और फिर जैसे ही वह धीरे से मनिका के कान के पास अपने होठ ले गया तो एकदम से वह चौंक गया। मनिका के कान के पीछे एक छोटा सा बटरफ्लाई का टैटू बना हुआ था। ये देखकर कार्तिक बुरी तरह से चौंक गया। उसे याद आने लगा कि बचपन में जिस लड़की ने उसे पानी में डूबने से बचाया था, उस लड़की के कान के पास भी ऐसे ही छोटा सा बटरफ्लाई का टैटू बना था। एकदम से उसके मुंह से निकला, शिट, ये मेरी जान बचाने वाली कोई और नहीं, मेरी बीवी है। यानी इतने सालों से मैं जिस लड़की को ढूंढ रहा था, वह तो मेरे पास ही थी, जिसे अपना बनाने के लिए मैं भगवान से न जाने कितनी मन्नतें मांग रहा था। भगवान ने तो मेरी मुराद पहले ही पूरी कर दी थी, पर मैं ही बेवकूफ था जो उसके करीब रहने पर भी उसे पहचान नहीं पाया। ये सोचते हुए कार्तिक की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे याद आने लगा कि उसने मनिका को कितना दर्द दिया था। उसके कारण मनिका कितना रोई थी, कितनी बुरी बुरी बातें उसने मनिका से कही थीं। ये सब याद आते ही कार्तिक के सीने में बुरी तरह से दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में जकड़ रखा हो। तभी मनिका के होंठ उसे अपने गालों पर महसूस हुए। वह एकदम से अपने होश में वापस आया। उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। मनिका के हाथ उसके पीठ पर थे। कार्तिक तुरंत ही मनिका के चेहरे को अपने हाथों में लिया और अपने आंसू भरी आंखों के साथ उसके चेहरे को देखते हुए बोला, आई एम सॉरी बेबी, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम मेरे करीब थी और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैंने तुम्हें कितना दुख दिया। आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत ज्यादा बुरा। एक बार तो सोचना चाहिए था कि शायद वह लड़की तुम हो सकती हो, लेकिन नहीं, मैं उस बात को समझ ही नहीं पाया। आई एम सॉरी बेबी। इतना कहते हुए वह मनिका के पूरे चेहरे को बहुत ही प्यार से चूमने लगा। मनिका जो कि अभी होश में नहीं थी, उसे तो किसी चीज की कुछ खबर ही नहीं थी। वह बस कार्तिक का साथ दे रही थी। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खो गए थे। वहीं राहत भी मोक्ष के साथ कार में बैठी थी, जहां राहत के चेहरे पर गुस्से के भाव थे और मोक्ष बिना किसी भाव के कार ड्राइव कर रहा था। राहत को अभी भी वह सब याद आ रहा था कि कैसे निकिता उसकी दीदी के साथ बुरा करने वाली थी। अगर वह सही समय पर मोक्ष के साथ वहां नहीं पहुंचती, तो शायद उसकी दीदी के साथ बहुत बुरा हो जाता। क्या वह ऐसा होने देती? अगर उसके पास किसी के मन की बात सुनने की वह पावर नहीं होती, तो वह निकिता की मन की बात नहीं सुन पाती और न ही वह अपनी दीदी को बचा पाती। आज न जाने उसकी दीदी के साथ कितना बड़ा अनहोनी हो जाती। ये सब सोचते हुए राहत का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। अचानक ही उसे अपनी दीदी की याद आई। वह तुरंत ही अपना फोन निकालकर मनिका को कॉल करने लगी, लेकिन मनिका कॉल पिक नहीं कर रही थी। पूरी रिंग जाने के बाद कॉल कट हो गया। राहत ये देखकर बोली, दीदी कॉल क्यों नहीं उठा रही? वह ठीक तो होगी ना? न जाने कैसी हालत में होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मोक्ष, जो कि वहीं बैठा था, उसकी सारी बातें सुन चुका था। वह बोला, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। कार्तिक भाई है उसके साथ। राहत ये सुनकर मोक्ष की तरफ देखती है और बोली, पर मुझे अभी अपनी दीदी के पास चलना है। आप जल्दी से लेकर चलो ना मुझे दीदी को देखना है। मोक्ष ये सुनकर कार ड्राइव करते हुए बिना किसी भाव के बोला, वह अभी घर पर नहीं है। राहत ये सुनकर चौंक गई और बोली, क्या मतलब है? घर पर नहीं है तो फिर कहाँ है? मोक्ष एक नज़र राहत की तरफ देखते हुए बोला, कार्तिक भाई उसे विला लेकर गए हैं। राहत ये सुनते ही बोली, ठीक है, तो विला ले चलो। मुझे अभी दीदी को देखना है। वह ठीक तो है ना? मोक्ष ये सुनकर बोला, अभी घर चलो। तुम कल सुबह अपनी दीदी से मिल लेना। ये सुनते ही राहत को बहुत तेज गुस्सा आया और गुस्से से मोक्ष की तरफ घूमते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जो चाहोगे वही होगा। हमेशा अपनी मनमानी करते हो।
देखो, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे डरती नहीं हूं। या तो तुम मुझे खुद विला लेकर चलो, वरना मैं खुद जाऊंगी। मोक्ष ये सुनकर बोला, नहीं मैं लेकर चलूंगा, नहीं तुम खुद जाओगी। समझ में आई बात। इस बार मोक्ष की आवाज थोड़ी सख्त थी। एक पल के लिए राहत चौंक गई क्योंकि शादी के बाद से मोक्ष ने कभी भी उससे इस तरह से बात नहीं की थी। वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी मोक्ष की आवाज उसके कानों में गूंजी, मुझे ऐसे मत देखो। मैं जो कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। तुम अपनी दीदी से कल मिल लेना। वह भी इस कंडीशन में नहीं है कि तुमसे मिल सके। राहत ये सुनकर गुस्से में घूरते हुए बोली, तभी तो मुझे जानना है कि मेरी दीदी किस कंडीशन में है। आप नहीं समझेंगे। आपको तो किसी के दर्द से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मोक्ष ने गहरी नजरों से उसे देखा और फिर बोला, अच्छा, तुम्हें फर्क पड़ता है। कितनी बार मैंने तुमसे अपने दिल की बात बताई, क्या तुम्हें फर्क पड़ा? कितनी बार मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ, तुम हर बार मुझे दूर धकेल देती हो। क्यों? कभी ये नहीं सोचती कि मुझे कितनी तकलीफ होती होगी। पर नहीं, तुम्हें तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतनी बार मैंने तुमसे कहा कि मैं अब वो मोक्ष नहीं हूं, पर तुम नहीं समझी। तुम्हें तो जैसे मेरी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। राहत भी अब गुस्से से मोक्ष की तरफ देखते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोली, हाँ, नहीं पड़ता फर्क मुझे। मैंने ये शादी भी सिर्फ अपनी दीदी के लिए की है। बस एक बार मेरी दीदी अच्छे से सेटल हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तलाक दे दूंगी मैं तुम्हें। जैसे ही राहत ने ये कहा, मोक्ष ने एकदम से कार रोक दी। राहत एक पल के लिए चौंक गई। तभी मोक्ष राहत के एकदम करीब पहुंचा और उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, सोचना भी मत। क्योंकि मैं अब तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम चाहोगी तब भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये कहते हुए मोक्ष की आंखें धीरे धीरे लाल होती जा रही थीं और उसका चेहरा भयानक होता जा रहा था। ये देखकर राहत बुरी तरह से डर गई। डर के कारण उसके माथे पर पसीना उभर आया था। मोक्ष ने राहत के चेहरे पर जब डर के भाव देखे, तो वह उससे दूर हो गया। तुरंत कार ड्राइव करते हुए शांत आवाज में बोला, अभी तुम्हारी दीदी अपने हस्बैंड के साथ है, और आज की रात वह दोनों साथ में रहेंगे क्योंकि। मोक्ष अपनी बात अधूरी छोड़कर शांत हो गया। तभी राहत बोली, क्योंकि क्या? मोक्ष तुरंत बोला, क्योंकि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। उन्हें ड्रग्स दिया गया है। अब क्या तुम इतना भी नहीं समझती कि ड्रग्स देने के बाद इंसान पर क्या असर होता है? और ऐसे में उसे अपने हस्बैंड या अपने लाइफ पार्टनर के साथ होना चाहिए। अब राहत मोक्ष की कही बातें समझने लगी थी। वह मन ही मन खुद से बोली, पागल लड़की, कुछ तो थोड़ा दिमाग लगाया कर। सच में, एक नंबर की बुद्धू है तू। अचानक ही मोक्ष की आवाज आई, वो तो है। तुम तो हो ही बुद्धू। राहत जैसे ही मोक्ष की बात सुनी, तो वह चौंक गई और झुंझलाते हुए बोली, क्या कहा तुमने? फिर मोक्ष को तीखी निगाहों से देखते हुए बोली, तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं। राहत ये सुनकर बोली, अच्छी तारीफ है। पर तभी उसे याद आया कि मोक्ष ने तो उसे बुद्धू कहा था। वह उसे घूर कर देखती है और उसके हाथ पर हल्का सा मारते हुए बोली, तुम हो बुद्धू, मैं नहीं। फिर अपने मन में बोली, इस इंसान को मेरे मन की बात भी सुनाई देती है। मैं तो किसी को टच करके ही जान पाती हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है, पर इस इंसान को तो बिना टच किए ही मेरे मन की बात पता चल जाती है। सच में, ये डेविल है। डेविल। इतना कहते हुए वह कुछ सोचती है और अगले पल मोक्ष के हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देती है। वह इस तरह से मोक्ष के मन की बात जानना चाहती थी, पर लाख कोशिशों के बावजूद भी वह मोक्ष के मन की बात नहीं सुन पा रही थी। वह इरिटेट होकर बोली, मैं क्यों इस इंसान के मन की बात नहीं जान पाती? खैर, मुझे क्या, बस दीदू ठीक रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी मोक्ष ने कार रोक दी। राहत देखकर बोली, तुमने कार क्यों रोकी? मोक्ष ने उसे बाहर देखने का इशारा किया, तो राहत की नज़र विंडो से बाहर गई। वह चौंक गई क्योंकि वे लोग घर पहुंच चुके थे। राहत जल्दी से मोक्ष के साथ मैंशन के अंदर चली गई। इस वक्त काफी रात हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग अपने अपने रूम में थे। मोक्ष और राहत भी वहां से सीधे अपने रूम में चले गए। वहीं रागिनी बेचैनी से अपने रूम में इधर से उधर घूम रही थी। उन्हें अपनी बेटी निकिता की चिंता हो रही थी कि न जाने निकिता किस हाल में होगी। वह निकिता को कई बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन निकिता ने कॉल पिक नहीं किया था। वह खुद से बोली, मेरी बेटी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही? वह ठीक तो होगी ना? हाँ, वह ठीक होगी। वैसे भी आज वह अपने दुश्मन को खत्म करने गई है। बस एक बार वह अपने प्लान में कामयाब हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
उन्होंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि उनकी बेटी कितना गलत कदम उठा रही है। उनके लिए तो सिर्फ अपने मकसद को पूरा करना था। वहीं दूसरी तरफ राहत और मोक्ष दोनों ही रूम में पहुंचे तो राहत जल्दी से अपना कपड़ा लेकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। मोक्ष वहीं रूम से अटैच स्टडी रूम में गया और वहीं वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगा। थोड़ी देर में दोनों ही बेड पर आकर लेट गए। थकान के कारण राहत लेटते ही थोड़ी देर में सो गई, पर मोक्ष की नजरें बस राहत को ही देखे जा रही थीं। वह धीरे से अपने हाथ को बढ़ाया और राहत को उसकी कमर से पकड़ खुद की तरफ खींच लिया और अगले पल उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। वह प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, तुम इतनी बुद्धू क्यों हो, जाने मन? थोड़ी तो अक्ल लगाया करो। हमेशा मुझसे दूर भागती रहती हो। पर तुमने आज जो कहा, वो बिल्कुल गलत कहा। मुझे उसे सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैं कभी भी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। क्योंकि तुम तो मेरी मंजिल हो। इतना कहकर उसने धीरे से राहत के होठों को चूम लिया और फिर उसके हाथों को, माथे को चूमकर उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह, माया जी जो कि अपने रूम में थी, वह मुस्कुराते हुए अपने फोन की तरफ देख रही थी। उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहा था, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। उन्होंने फोन को एक साइड रखा और बोली, आज बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग है ना राहत? देखना, कैसे मैं तुम्हें उस कंपनी से धक्के मारकर निकलवाती हूँ। क्योंकि वह सब तो सिर्फ मेरा और मेरी बेटी काव्या का है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर मैं अपनी बेटी का हक तुम्हें नहीं लेने दूंगी। वह मेरी बेटी का है, तो उसका ही रहेगा। इसके लिए मैंने बहुत कुछ किया है, तो ऐसे कैसे मैं इसे जाने दूंगी? आज जब तुम ऑफिस पहुंचोगी, तो तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ये कहते हुए माया जी तेज तेज हंसने लगी। कुछ घंटे बाद, राहत जो कि आज कॉलेज नहीं गई थी, वह सीधे डायरेक्टर सहगल इंडस्ट्रीज चली गई थी, क्योंकि आज वहां पर बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग थी और सबकी सहमति से उसे सीईओ के पद पर नियुक्त किया जाने वाला था। राजेश जी और दादाजी भी आज राहत के साथ ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। जल्द ही वे लोग ऑफिस पहुंचे और कुछ ही देर में सभी कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा हो गए। वहां पर बोर्ड मेंबर्स भी मौजूद थे। दादाजी हेड ऑफ चेयर पर बैठे थे। उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आप सभी जानते हैं कि यह मीटिंग क्यों रखी गई है। यह इसलिए रखी गई है ताकि इस कंपनी को उसका नया उत्तराधिकारी मिल सके, नया सीईओ। और जैसा कि मेरे बेटे ने अपने विल में कहा था कि उनकी बेटी ही सीईओ बनेगी, तो बड़ी बेटी इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती। उसका इंटरेस्ट एजुकेशन में है, और मेरी छोटी पोती इसमें काफ़ी कैपेबल है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरी पोती को सीईओ बनाएं। जैसे ही दादाजी की बात खत्म हुई, सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सब आपस में ही बातें करने लगे। दादाजी बड़े ही गौर से सभी बोर्ड मेंबर्स को देख रहे थे, वहीं राहत भी बोर्ड मेंबर्स की तरफ ही देख रही थी। तभी राहत के चाचा जी, राजेश जी बोले, क्या हुआ? आप सब ऐसे क्यों आपस में बातें कर रहे हैं? क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है राहत के सीईओ बनने से? आप सब कुछ नहीं जानते, वैसे जहां तक मैं जानता हूं, राहत में वह सब कुछ है जो एक अच्छे सीईओ में होना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है, जैसे मेरे भाई साहब इस कंपनी को ऊंचाइयों तक ले गए हैं, वैसे ही राहत बिटिया भी ले जाएगी और हमारा काफी नाम होगा। सारे बोर्ड मेंबर्स राजेश जी की बातें सुन रहे थे। तभी एक बोर्ड मेंबर बोला, माफ कीजिएगा, पर आपने यह बात बिल्कुल गलत कही। ये तो बिल्कुल भी अपने पिता पर नहीं गई है। मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि यह उनकी तरह है। अगर ऐसी होती तो आज तक इतने सालों से अपने पिता के पास क्यों नहीं थी? हमने देखा था एक दो पार्टीज में कि यह किस तरह से विजय जी के साथ बिहेव करती थी। हमेशा उनके साथ रूठी रूठी बातें करती थी। और अचानक से उनके मरने के बाद उनके घर आ गई और सारी प्रॉपर्टी ले ली। यहाँ तक कि ये इस कंपनी पर भी अपना हक जमाने आ गई। इससे अच्छी तो हमें विजय जी की छोटी बेटी काव्या लगती है, जो कि सबसे परफेक्ट है। वह लोगों से कितना अच्छे से बात करती है और अपने पिता की कितनी रिस्पेक्ट करती थी। हमें समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ये लड़की कहाँ से आ गई। इसने तो कभी विजय जी को अपना पिता भी नहीं माना, और उनके मरते ही अब उन पर हक जमा रही है। ये बात सुनकर दूसरे बोर्ड मेंबर्स भी यही सब बोलने लगे। तभी एक और मेंबर बोला, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब इस लड़की की सोची समझी साजिश है। कहीं इसी ने तो विजय जी को मारकर अपने रास्ते से हटाया और फिर खुद उनकी जगह लेने आ गई। ये सुनते ही दादाजी गुस्से भरी आवाज में बोले, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोले जा रहे हो? मेरी पोती अपने ही पिता को क्यों मारेगी? हाँ, वह अपने पिता से थोड़ी नाराज थी, सभी बच्चे अपने माँ बाप से नाराज हो जाते हैं।
क्योंकि कभी कभी बड़ों से भी गलती हो जाती है। ऐसी गलती मेरे बेटे से भी हुई और उसमें मेरी पोती का नाराज होना सही भी था। मैं कभी नहीं मानता कि मेरी पोती नाराज होकर कुछ गलत करेगी, पर वह कभी भी अपने पिता का बुरा नहीं सोच सकती थी। नाराजगी अपनी जगह है और दुश्मनी अपनी जगह। मेरी पोती इतनी अच्छी है कि वह तो परायों को भी अपना समझती है। ये कहते हुए दादाजी की नज़र वहीं एक साइड चेयर पर बैठी माया जी पर गई, जो कि बोर्ड मेंबर्स की बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। पर जैसे ही दादाजी की बातें सुनी, तो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। दादाजी की बात पर एक बोर्ड मेंबर फिर से बोल पड़ा, अरे आप ये सब सिर्फ अपनी पोती को बचाने के लिए कह रहे हैं, पर सच क्या है, हम लोगों को पता चल चुका है। हर जगह ये बात फैल चुकी है कि विजय जी की मौत की जिम्मेदार कोई और नहीं, उनकी अपनी बेटी ही है, जो कि नफरत के कारण इतनी अंधी हो गई कि उन्हें मारकर रास्ते से हटा दिया और अब देखो कैसे उनकी जगह लेने के लिए आ गई है। हम कभी भी ऐसे खूनी और बुरे लोगों को अपनी कंपनी का सीईओ नहीं बनने देंगे। हमें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। राहत चुपचाप बैठी सभी बोर्ड मेंबर्स की तरफ देख रही थी और उन सब के एक्सप्रेशंस को भी बहुत ही अच्छे से ध्यान दे रही थी। तभी माया जी बोल पड़ी, अरे आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? वह बच्ची है। हाँ, वह नाराज थी विजय जी से। विजय जी अपनी बेटी के लिए बहुत दुखी भी थे। वह कितना मानते थे अपनी बेटी को। तभी तो उन्होंने सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर दिया। और अब आप लोग उसे एक चीज पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। अगर उससे कुछ गलती हुई भी है, तो वह सब अनजाने में हुआ है। उसे आप लोग माफ कर दीजिए। इतनी बड़ी सजा उसे मत दीजिए। माया जी की बात सुनकर दादाजी और राजेश जी दोनों ही चौंक गए। इनडायरेक्टली माया जी सबके सामने ये जता रही थी कि विजय जी की मौत में राहत का ही हाथ है। वहीं राहत माया जी की बातों को समझकर तिरछा मुस्कुराई। वह समझ चुकी थी कि यह सब कुछ किया धरा माया जी का है। ये बोर्ड मेंबर्स की बातें, लोगों का इस तरह से उसे सीईओ बनाने से इनकार करना, सबके मन में यह बात भरना कि उसके डैड की मौत में उसका हाथ है, ये सब कुछ माया जी ने ही किया है। पर वह चुपचाप बैठी हुई थी। वह देखना चाहती थी कि आखिर माया जी और कितना नीचे गिरेंगी। माया जी तो बड़ी ही सफाई से सारा इल्जाम राहत पर डाल चुकी थी, पर वह ये नहीं जानती थी कि वह खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। माया जी की बात सुनकर बोर्ड मेंबर्स बोले, देखिए आप लोग इस जैसी लड़की को अपने घर में एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर हम लोग कभी भी अपनी कंपनी में इसे जगह नहीं देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसे यहाँ का सीईओ नहीं बनने देंगे। दादाजी गुस्से में हाथ पटकते हुए बोले, आप लोग मेरी पोती पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, ये सरासर झूठ है। मेरी पोती ने ऐसा कुछ नहीं किया है, और माया, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? माया जी तुरंत बोली, सॉरी पापा जी, पर मैंने ऐसा क्या कहा? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो गलत हो। सभी यह सुनकर बोले, देखिए आप लोग इस तरह से माया जी की बातों को काट नहीं सकते। उनके पति मारे गए हैं, उन्हें पता है कि उन्हें कितना दुख है, और जब उन्हें मारने वाला खुद उनकी बेटी हो, तो और भी तकलीफ होती है। माया की आंखों में घड़ियाली आंसू आ गए। वह रोते हुए बोली, मैं आज भी उन्हें भूल नहीं पाई हूँ। अभी उनके गए कितने दिन ही हुए हैं और यह सब कुछ हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनका एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ होगा। ये कहते हुए वह अपने आंसुओं को पोंछने लगी। बोर्ड मेंबर्स अब और भी गुस्से से राहत को घूरने लगे थे और सभी एक साथ बोलने लगे, हम कभी भी इस जैसी लड़की को अपनी कंपनी में जगह नहीं देंगे। वहीं कुछ बोर्ड मेंबर्स ऐसे भी थे जो इन सब से सहमत नहीं थे। वे कह रहे थे, आखिर एक बेटी अपने बाप को क्यों मारेगी? और वैसे भी वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मर्डर नहीं। आप सब लोग फालतू में बात को बढ़ा रहे हैं। मीडिया वालों की बातों में आकर आप लोग गलत का साथ दे रहे हैं। पर बोर्ड मेंबर्स मानने को तैयार नहीं थे। तभी एकदम से राहत खड़ी हुई और अपने दोनों हाथों को तेजी से टेबल पर पटकते हुए बोली, शट अप। जस्ट शट अप। सभी लोग उसकी तेज आवाज सुनकर बिल्कुल शांत हो गए। माया जी राहत की बात पर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वह मन में बोल रही थी, अब तुम खुद अपने गुस्से के कारण सबकी नजरों में गिरोगी और फिर तुम्हें कभी भी इस कंपनी का सीईओ नहीं बनने देंगे। देखना, तुम्हें इस कंपनी से धक्के मारकर निकाला जाएगा। तभी राहत की आवाज सबके कानों में गूंजी। राहत चिल्लाते हुए बोली, आप लोग होते कौन हैं ये डिसाइड करने वाले कि कंपनी की सीईओ मैं बनूंगी या नहीं? हु आर यू? क्या मैंने आप लोगों से आपकी राय मांगी? जैसा कि मेरे डैड, जो कि इस कंपनी के मेन शेयर होल्डर थे, उन्होंने तय किया था कि मुझे उनकी जगह पर सीईओ बनाया जाए, तो आप लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आप लोग उनके अंडर में थे, और सब कुछ मेरे डैड का है।
तो वह अगर अपनी प्रॉपर्टी को किसी को दान में देना चाहें या फिर अपनी बेटी को देना चाहें, यह उनकी खुद की मर्जी है। सही तरीके से देखा जाए तो इस बोर्ड मेंबर्स मीटिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना, एक ही कंपनी में रहना है तो लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। मैंने सोचा आप लोगों से भी एक बार आपकी राय ले ली जाए। लेकिन आप सब तो कुछ और ही सोच कर बैठे हैं। सबूत क्या है कि मैंने ही अपने डैड को मारा है? सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर बोले, हमें नहीं पता, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। माया जी थोड़ा हड़बड़ा गई थी। तभी राहत बोली, लेकिन मेरे पास सबूत है ये बताने के लिए कि मेरे डैड को मारने में किसका हाथ है। ये कहते हुए राहत माया जी की तरफ घूरकर देखने लगी। माया जी राहत की नज़रों को इस तरह से खुद पर महसूस कर डर से कांपने लगी थी। उन्हें डर सताने लगा था कि कहीं उनका राज न फाश हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। राहत की बात पर सभी बोर्ड मेंबर्स बोले, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें पता है कि किसने किया है विजय जी का मर्डर? दादाजी और राजेश जी भी चौंक गए थे। दादाजी यह सुनकर बोले, ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? क्या मेरी बेटे का एक्सीडेंट नहीं हुआ था? उसका मर्डर हुआ था। राहत ये सुनकर बोली, जी दादाजी, उनका एक्सीडेंट सोची समझी प्लानिंग थी। वह कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। उन्हें इस तरह से मारा गया था ताकि लोगों को लगे कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। दादाजी यह सुनकर बुरी तरह से चौंक गए थे। वहीं राजेश जी भी हैरान थे। माया जी यह सुनकर घबरा गईं और तुरंत ही बोली, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? और अगर ऐसा है तो फिर किसने किया है? बाकी सब भी ये पूछने लगे। राहत बोली, मैं कुछ बोलूंगी नहीं। जिसने भी किया है, अब उसका सबूत ही आकर उसे उसके गुनाहों की सजा देगा। माया जी थोड़ा चौंक गईं और अगले पल मन में सोचने लगी, मैंने ऐसा कोई प्रूफ छोड़ा ही नहीं कि किसी को पता चले कि मैंने विजय जी को मरवाया है। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और एक इंसान व्हीलचेयर पर बैठा हुआ एंटर किया। सभी जैसे ही उस इंसान को देखे, तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। माया जी के तो कदम ही लड़खड़ा गए थे। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो वह देख रही हैं, वह सच है। वह हड़बड़ाते हुए खुद से बोली, नहीं, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। यह जरूर मेरी आंखों का धोखा है। तभी राहत चलकर डोर के पास गई और बोली, अब आप लोगों को खुद प्रूफ पता चलेगा। दादाजी यह सुनकर बोले, मेरा बेटा, तू जिंदा है। राजेश जी भी जल्दी से भागते हुए उनके पास गए। असल में व्हीलचेयर पर बैठा इंसान कोई और नहीं, विजय जी थे और उन्हें अपने साथ लाने वाला मोक्ष था। मोक्ष ही व्हीलचेयर को धकेलते हुए यहाँ लेकर आया था। विजय जी, जिनकी हालत अभी भी कुछ अच्छी नहीं थी, काफी वीक थे, पर वह कोमा से बाहर आ चुके थे। और जब उन्हें ये बात पता चली कि उनकी बेटी पर ये सब इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो वह मोक्ष से यहाँ आने की जिद करने लगे। मोक्ष भी उन्हें अपने साथ ले आया। सभी लोग हक्का बक्का रह गए थे कि जिस इंसान को वह लोग इतने दिनों से मरा हुआ समझ रहे थे, वह इंसान तो मरा ही नहीं है। वह तो जिंदा है। तभी माया जी आगे आई और बोली, ये सब झूठ है। जरूर यह कोई बहुरूपिया है। विजय जी नहीं हो सकते। विजय जी की तो मौत हो गई थी, और उनकी लाश भी आई थी। ऐसे कैसे हो सकता है? उनकी कार को बुरी तरह से धक्का मारा गया था, जिससे उनकी कार ब्लास्ट हो गई थी। तो फिर ये कैसे बच सकते हैं? जरूर यह राहत की कोई प्लानिंग है। बताओ मुझे राहत, कौन है ये इंसान? किस बहुरूपिया को तुम विजय जी बनाकर यहाँ लाए हो? वह बोर्ड मेंबर की तरफ देखकर बोली, आप सभी को फंसा रही है ना? इसलिए इसने सब चाल चलाए। मैं सब समझ चुकी हूँ। ये सब कुछ इस लड़की का प्लान है। बताओ, कितने पैसों में तुमने इस बहुरूपिया को खरीदा है? माया जी राहत से बार बार यही पूछ रही थी कि तभी एक तेज थप्पड़ माया जी की गाल पर पड़ा। माया जी सीधे जमीन पर गिर गईं। ये थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं, दादाजी थे। वह गुस्से से माया जी को घूरते हुए बोले, शट अप। बहुत बोल लिया तुमने। अब तुम एक शब्द नहीं बोलोगी। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वह मेरा बेटा है? उसे देखकर क्या तुम्हें नहीं पता चल रहा कि वह तुम्हारा पति है? अरे कैसी औरत हो तुम? अपने ही पति को नहीं पहचान पा रही? या फिर उसे जिंदा देखकर तुम्हें कोई खुशी नहीं हो रही? मेरे डैड को रास्ते से हटाने के लिए? ये सुनते ही सभी चौंक गए। दादाजी भी हैरानी से राहत की तरफ देखते हुए बोले, तुम क्या कह रही हो बेटा? राहत ये सुनकर बोली, जी दादाजी, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। जो भी डैड के साथ हुआ, उन सब की जिम्मेदारी यही औरत है। इसी औरत ने मेरे डैड का एक्सीडेंट करवाया था।
पर वो तो भगवान का शुक्र था कि वहां पर मोक्ष सही समय पर पहुंच गए और उन्होंने मेरे डैड को बचा लिया। पर उनके सिर में काफी चोट लग गई थी, इस कारण वह इतने दिनों से कोमा में थे और आज ही कोमा से बाहर आए हैं। और जब उन्हें ये पता चला कि यह औरत अब नया खेल चल रही है, तो वह यहाँ आने की जिद करने लगे। इस औरत ने तो इसलिए मेरे डैड को मरवाया क्योंकि इसे पता चल चुका था कि डैड अब सब कुछ हमें देने वाले हैं और डैड सबके सामने हमारी सच्चाई बताने वाले थे। और यह बात ये बर्दाश्त नहीं कर पाई क्योंकि यह सब कुछ अपनी बेटी के लिए चाहती थी। इसने तो नकली प्रॉपर्टी पेपर्स भी बनवाकर डैड से बहाने से उस पर साइन करवा लिया था। पर इसे नहीं पता था कि डैड ने तो सब कुछ पहले ही मॉम के नाम कर दिया था और मॉम के जाने के बाद ऑटोमेटिकली वह सब हम लोगों को मिल गया। इसने पूरी कोशिश तो की पर यह सच तक नहीं पहुंच पाए। माया जी जो कि जमीन पर पड़ी थी और सभी उन्हें गुस्से से घूर रहे थे, वह एकदम से खड़ी हुई और चिल्लाते हुए बोली, हाँ, तो क्यों न चाहूंगी कि मेरी बेटी को मिले। आखिर मेरी बेटी का भी तो हक बनता है। आखिर मैं उनकी बीवी हूं। ऐसे कैसे मैं जाने देती सब कुछ। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसे पाने के लिए। अरे, मैंने पहले अपनी ही बहन निधि को जान से मारा, उसे मरवाया, ट्रक के आगे धक्का मारा ताकि वह मर जाए और फिर उसकी जगह मैं ले लूं। और फिर इतने सालों से क्या कुछ नहीं किया इस घर में रहकर। लोगों को खुश करने के लिए सब सहती रही, सब करती रही। और अंत में जब मैंने ये सोचा कि सब कुछ मेरी बेटी को मिलेगा, तो यह इंसान अपनी बेटियों को देने जा रहा था। अरे, बड़ी मुश्किल से तो इसकी दोनों बेटियों को मैंने घर से निकलवाया था, सब कुछ कर डाला था। विजय जी के मन में जहर भर दिया था कि वह अपनी छोटी बेटी से नफरत करने लगे। सब कुछ सही चल रहा था, पर न जाने कहां से यह इंसान अपनी प्रॉपर्टी पहले से ही निधि के नाम कर चुका था और उसके बाद उसकी बेटियों के नाम हो गया। और अब देखो, यह इंसान जिंदा है। ऐसा कैसे हो सकता है। सभी लोग माया जी की बातें सुनकर आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे। राहत भी हैरान थी। उसे भी आज पता चल गया था कि उसकी मॉम को मारने वाली कोई और नहीं, माया ही थी। सबको आज ये भी पता चल गया कि माया जी और निधि जी दोनों ही बहनें थीं। एक बहन होकर अपनी छोटी बहन को मरवाने की साजिश रची। सब हैरान थे कि ऐसी भी कोई औरत हो सकती है। राहत आगे बढ़ी और गुस्से में एक थप्पड़ खींचकर माया जी को मारा और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को मरवाने की। कितनी गिरी हुई हो तुम। पैसों के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। क्या पैसा ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। माया जी खुद को छुड़ाते हुए बोली, हाँ, है सब कुछ। हर बार वह सब कुछ निधि को ही मिलता था, मुझे नहीं। और ऐसे कैसे मैं जान देती। मुझे चाहिए था पहले तो माँ बाप का प्यार, वह भी उसे मिला। माँ बाप ने मुझे निकाल दिया। और जब मैं शादी की एक इंसान से, तो वह निठल्ला निकला। एक बेटी देकर चला गया। मैं बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छुड़ाकर यहाँ आई और निधि से मिली। पर निधि को इतनी ऐश और आराम की जिंदगी जीते देख मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा क्यों ना वह सब कुछ मेरा हो जाए। और मैंने वैसा ही किया। उसे मरवाने के लिए ट्रक ड्राइवर को पैसे दे दिए थे। अरे, मैं तो सोचती थी कि तू भी साथ में मर जाएगी। एक बला तो टलेगी, पर नहीं। तुझे उसने बचा लिया और खुद मर गई। आज माया जी अपने सारे गुनाहों को सबके सामने कबूल रही थी। विजय जी की आंखों से भी आंसू गिरने लगे थे। वह अपनी कांपती आवाज में बोले, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिरी हुई औरत हो। तुमने मेरी निधि को मरवाया, मेरी मोहब्बत को। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा माया। अरे, मैं तो सोचता था कि तुम बहुत मासूम, सीधी सादी औरत हो जिसके साथ जुल्म किया गया है। पर नहीं, तुम तो निहायती बेशर्म और गिरी हुई औरत हो। तुम जैसी औरतों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं। तुम जैसों के लिए मौत ही बेहतर है। तभी राहत बोली, डोंट वरी डैड, उसका इंतजाम हो चुका है। इतना कहते हुए वह डोर की तरफ बढ़ी, जहां से कुछ लोग आ रहे थे। माया जी जैसे ही सामने से आ रहे लोगों की तरफ देखी, तो वह चौंक गईं और हैरानी से बोली, नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आखिर किसे देखकर माया जी डर गई। और अब क्या माया जी का खेल खत्म हो जाएगा, या फिर माया जी फिर कोई नया चाल चलेंगी। क्या होगा जब सभी घरवालों को विजय जी के जिंदा होने के बारे में पता चलेगा। और मनिका और कार्तिक के बीच क्या अब सब कुछ सही हो जाएगा। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहे इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को।